गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है, हु कैन एक्वायर अ मेंबरशिप। यानी जो नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट बताए गए हैं कि ये व्यक्ति सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पॉइंट है कि सदस्य पद कौन कौन प्राप्त कर सकता है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसकी चर्चा करने वाले हैं। कंपनी कानून द्वारा अस्तित्व में आई कृत्रिम व्यक्ति है। ये तो कई बार आपने लेसन 1 लेसन 2 बहुत आ गया कि कंपनी कौन सी व्यक्तित्व है, कंपनी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, कृत्रिम है, और वो किसके द्वारा अस्तित्व में आती है, कानून के द्वारा। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में भी आती है और ख़त्म भी होती है, मतलब उसका विसर्जन भी कानून के द्वारा ही होता है। जो कानून द्वारा जीवित व्यक्ति जैसा अधिकार पाती है, यानी कंपनी जो है कानून के द्वारा जीवित व्यक्ति जैसा ही कंपनी को भी अधिकार मिलता है। कंपनी का नाम होता है, कंपनी के नाम से खाता भी होता है, जैसा एक जीवित व्यक्ति है वैसा कंपनी के भी अधिकार होते हैं। कानून की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व तथा व्यक्तित्व रखने वाली कोई भी इकाई कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। यानी स्वतंत्र अस्तित्व व्यक्तित्व रखने वाली कोई भी इकाई, कोई भी व्यावसायिक इकाइयाँ कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती हैं जिनका अस्तित्व क्या हो, स्वतंत्र हो। इस संबंध में कंपनी के नियमन पत्र के प्रावधानों का पालन होना जरूरी है। और जो भी हमने पढ़ा कि कोई भी इकाई जो स्वतंत्र अस्तित्व वाली हो, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती हो, वो कंपनी के सदस्य पद तो प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इसका प्रावधान नियमन पत्र के अंदर होना जरूरी है। तो कंपनी का सदस्य पाने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था का समावेश किया सकता है। मतलब कोई व्यक्ति भी सदस्य पद प्राप्त कर सकता है और कोई संस्था भी सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। यहाँ हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, जीवित व्यक्ति, लिविंग पर्सन। कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति और कंपनी के बीच करार द्वारा मिलता है। कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है? व्यक्ति और कंपनी के बीच करार के द्वारा व्यक्ति को सदस्य पद प्राप्त होता है। भारतीय करार अनुबंध के कानून के अनुसार करार करने के लिए समर्थ ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति सदस्य बन सकता है। यहाँ आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मृत व्यक्ति तो सदस्य बन ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मर जाता है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? सिर्फ जीवित व्यक्ति ही सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। करार करने में जो समर्थ हो, करार करने का समर्थ का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको लकवा हो गया हो, करार नहीं कर पाता हो, ये सब यहाँ मीनिंग नहीं होगा। यहाँ मीनिंग क्या होगा? करार करने के लिए जो समर्थ हो उसका मीनिंग हो गया जीवित व्यक्ति। किसे कहा जाएगा? जो व्यक्ति करार करने में असमर्थ हो वो सदस्य नहीं बन सकता। जैसे कौन कौन असमर्थ होते हैं वो भी याद रखिए। जैसे कि अवयस्क, जिनकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है, ये व्यक्ति करार नहीं कर सकते। दिवालिया, जो व्यक्ति दिवालिया हो गए हों भारत से, भारत सरकार ने अदालत ने क्या किया हो, दिवालिया घोषित कर दिया हो। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, अभी फिलहाल में ये भारत से दिवालिया हो गए हैं। तो ये लोग किसी कंपनी के सदस्य नहीं बन सकते हैं शेयर को खरीद कर या डायरेक्ट करार के द्वारा नहीं बन सकते। अस्थिर मगज वाला मीन्स पागल। तो जो व्यक्ति अवयस्क हो, दिवालिया हो या अस्थिर मगज वाला हो, ये व्यक्ति कभी भी कंपनी के सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि ये करार करने में असमर्थ माने जाएंगे। क्लियर? भारतीय कानून के अनुसार कुछ संयोगों में अवयस्क की बात अपवाद स्वीकार किए जाने से वो कंपनी का सदस्य बन सकता है। यानी अगर हम भारतीय कंपनी कानून की बात करें तो कुछ परिस्थितियों में अवयस्क व्यक्ति यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो, कम हो, वो व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में अपवाद के रूप में उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जैसे मान लो वो किसी की नॉमिनी हो, उत्तराधिकारी हो और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो तो वो बन सकते हैं, तो वो सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पेढ़ी के साझेदार, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से और क्लियर समझिएगा। पेढ़ी के साझेदार, न कि कोई पेढ़ी। यानी सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है? साझेदार। साझेदार पेढ़ी कानून की दृष्टि से व्यक्ति न होने से वो सदस्य नहीं बन सकती। यानी पार्टनरशिप फर्म यानी कोई इकाई, पार्टनरशिप इकाई, हाँ, फर्म, पार्टनरशिप फर्म कानून की दृष्टि से वो व्यक्ति नहीं मानी जाती, इसलिए वो सदस्य नहीं बन सकती।
परंतु पीढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत रूप से, जो उस पीढ़ी के साझेदार होंगे ना, जो व्यक्ति लोग होंगे साझेदार, वो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मान लो साझेदार 5 लोग हैं तो पाँचों यदि चाहें तो एक साथ शेयर खरीद कर कंपनी का सदस्य पद बन सकते हैं, या आवेदन पत्र में सही करके बन सकते हैं। तो मतलब यदि कोई चाहे तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से साझेदार वो कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। तो यानी पहला पॉइंट था जीवित व्यक्ति, उसके बारे में जो पॉइंट दिया गया था वो। फिर दूसरा है पीढ़ी के साझेदार, और तीसरा पॉइंट है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अविभक्त परिवार। हिंदू अविभक्त परिवार में मात्र परिवार का कर्ता यानी परिवार का मुखिया, जो हेड होगा, घर का जो मुखिया होगा, तो हिंदू अविभक्त परिवार में मात्र परिवार का कर्ता अपने नाम से या संयुक्त नाम से अंश खरीदकर कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम हिंदू अविभक्त परिवार की बात करेंगे तो ऐसे में उस परिवार का जो मुखिया होगा, कर्ता होगा, वो अपने नाम से या संयुक्त नाम से, संयुक्त मतलब जॉइंट नेम से, बहुत सारे लोग के नाम से अंश खरीदकर कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। ट्रस्ट, कई बार आपने सुना होगा, रश्मि एजुकेशन ट्रस्ट, कई बार आपने सुना होगा ट्रस्ट। तो ट्रस्ट में क्या होता है, नए कंपनी कानून के अनुसार कोई भी ट्रस्ट कंपनी के अंश खरीदकर सदस्य बन सकता है और सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। वेरी इजी, यानी नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार कोई भी ट्रस्ट, जो ट्रस्ट बनाते नहीं हैं, ट्रस्ट के अंदर 7 लोग होते हैं, तो ऐसे में कोई भी ट्रस्ट किसी भी कंपनी के अंश को खरीदकर वो कंपनी के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी व्यक्ति, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था, और कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। अन्य देश का कोई भी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंश धारण करके सदस्य बन सकता है। अन्य देश का मतलब कोई भी देश, लेकिन आगे कुछ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, यानी दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंश को खरीद कर सदस्य बन सकता है, परंतु जब भारत में युद्धकालीन परिस्थिति या आपातकालीन घोषणा हो, तब वह व्यक्ति दुश्मन देश का व्यक्ति हो तो उसका सदस्य पद तथा कंपनी की ओर से मिलते अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, स्थगित कर दिए जाएंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि वो व्यक्ति चाइना का है, चीन का कोई व्यक्ति भारतीय कंपनी के शेयर खरीदकर अंशधारक बना हुआ है, चीन के साथ कभी भी युद्ध हुआ या आपातकालीन घोषणा हुई चीन के लिए, तो ऐसे में उस व्यक्ति के जो सदस्य पद हैं और जो उसको अधिकार मिला होगा कंपनी के द्वारा, वो सभी क्या हो जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि भारत में जब कभी युद्धकालीन परिस्थिति हो या आपातकालीन घोषणा हो, तब किस प्रकार के व्यक्ति के सदस्य पद स्थगित कर दिए जाते हैं, कंपनी की ओर से मिलने वाले अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। तो दुश्मन देश के व्यक्ति, दुश्मन देश के व्यक्ति। विदेशी व्यक्ति आंसर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। संयुक्त अंशधारक, ज्वाइंट शेयर होल्डर, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से कंपनी के अंश खरीदें, कंपनी के सदस्य पत्रक में संयुक्त नाम लिखा जाता है। तो संयुक्त का मतलब भी वही होता है, जब 1 से अधिक लोग मिलकर शेयर खरीदते हों। तो ऐसे में जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर संयुक्त नाम से, मान लो कि हम 3 लोग हैं, अगर तीनों ने संयुक्त नाम से अंश खरीद लिया है तो तीनों के नाम सदस्य पत्रक में लिखे जाएंगे, लेकिन जिसका नाम सदस्य पत्रक में दर्शाए हों उनकी व्यक्तिगत और संयुक्त जिम्मेदारी उत्पन्न होती है। सदस्य पत्रक में यदि तीनों का नाम लिखा है तो इन तीनों की जिम्मेदारी उत्पन्न होगी, व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से। अगर व्यक्तिगत मान लो किसी एक का नाम लिखा है तो एक का, तीनों का नाम लिखा है तो तीनों की जिम्मेदारी उत्पन्न होगी। प्रबंध की सरलता के लिए जिसका नाम प्रथम हो उसके नाम से कंपनी पत्र व्यवहार करती है। मतलब पत्र व्यवहार करने के लिए कंपनी को तो किसी एक के नाम की जरूरत होगी, तो जिसका नाम प्रथम लिखा हो, पहले लिखा हो, कंपनी उस व्यक्ति के नाम से क्या करेगी, पत्र व्यवहार करेगी। कोई ज़रूरत पड़ा तो पत्र व्यवहार व्यक्ति एक ही के नाम से करेगी, तीनों का नाम नहीं लिखेगी। जैसे मान लो नोटिस भेजना हुआ, डिविडेंड वारंट भेजना हुआ, परिपत्र कुछ चीज़ों को भेजना हुआ बताने के लिए, दस्तावेज कोई भेजना हुआ या अंश प्रमाण पत्र भेजना हुआ, तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो गया उसी के नाम और पते पर ये सभी चीज़ें भेज जाएंगी। क्लियर। अब इसके बाद पॉइंट आता है कंपनी। कंपनी कानून द्वारा अस्तित्व में आई अलग और स्वतंत्र कृत्रिम व्यक्ति होने से सदस्य पद प्राप्त कर सकती है।
क्योंकि कंपनी कानून द्वारा अस्तित्व में आती है और ये इसका कृत्रिम व्यक्तित्व है, स्वतंत्र है और कानून द्वारा अस्तित्व में आई है, मतलब इसका तो एक अलग ही पहचान होगा, तो ये किसी भी कंपनी के सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसार दूसरी कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है, यानी कंपनी नियमन पत्र में नियम है तो वो दूसरी कंपनी का अंश खरीदकर सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। जैसे एक कंपनियां कोई हैं तो वो दूसरी कंपनी के अंश प्राप्त करके सदस्य बन सकती हैं, जिसके लिए निम्नलिखित प्रावधान होना जरूरी है। पहला, कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसंधान में ही अन्य कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है, यानी कि यदि कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान है तो वो अन्य कंपनी के सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। दूसरा, गौण कंपनी अपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु निम्नलिखित अपवाद रूप संयोगों में वह कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। अब हमें यह समझना है कि गौण कंपनी किसे कहते हैं और शासक कंपनी किसे कहते हैं। तो देखो, शासक कंपनी ये होता है, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है और वो इस कंपनी के कुछ ज़्यादा शेयर क्या किए हैं, होल्ड किए हुए हैं। ये कंपनी ने मान लो इस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे हैं, तो ये शासक कंपनी हो गई। तो शासक कंपनी गौण कंपनी के सदस्य पद नहीं प्राप्त कर सकती, यानी जो गौण कंपनी है वो अपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि शासक कंपनी इसके ऊपर क्या इस ज़्यादा शेयर खरीद ली है, तो गौण कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन कुछ अपवाद हैं कि शासक कंपनियां सदस्य पद प्राप्त कर सकती हैं, मतलब जिनका बहुत हिस्सा क्या हो ना एक कंपनी के पास हो तो वो कंपनी शासक कंपनी कहलाती है। मान लो शासक कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो और गौण कंपनी कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अंश धारण करे तब। अब मान लो कि, अब मैं समझाता हूँ कि मान लो ये एक जो है ये गौण कंपनी है और ये जो है ये शासक कंपनी है। तो गौण कंपनी शासक कंपनी के सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती, मतलब ये नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन कुछ परिस्थिति में प्राप्त कर सकती है। मान लीजिए कि गौण कंपनी का कोई सदस्य जो है, गौण कंपनी का जो कोई सदस्य है, सपोज दैट ये है और इसका नॉमिनी यहाँ पर है, नॉमिनी यहाँ पर सदस्य है, उत्तराधिकारी, इसकी मृत्यु होती है तो इसके उत्तराधिकारी को अंश मिल सकता है। खरीद नहीं रहा है लेकिन इस नॉमिनी तो ये है। तो उस गौण कंपनी की यदि किसी सदस्य की शासक कंपनी के किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो, मान लीजिए ये गौण कंपनी हो गई, गौण कंपनी तो, और ये शासक कंपनी हो गई। अब शासक कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो और गौण कंपनी कानूनी प्रतिनिधि, अब शासक कंपनी तो शेयर नहीं खरीद सकती क्योंकि वो मना किया गया है, रूल में ही है। तो शासक कंपनी का कोई सदस्य है और इसके जो नॉमिनी है वो किस में है, गौण कंपनी में है, ये नॉमिनी है, ये उत्तराधिकारी है। तो अगर शासक कंपनी में किसी सदस्य की मृत्यु हो और उसका उत्तराधिकारी गौण कंपनी में हो प्रतिनिधि के रूप में, तब उसको सदस्य पद प्राप्त हो सकता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, गौण कंपनी के किसी भी सदस्य के ट्रस्टी के रूप में पद धारण किया हो, मतलब गौण कंपनी ने किसी भी सदस्य के क्या किया हो, उसमें से ट्रस्टी बना हो, तो और ऐसे ट्रस्ट में कोई भी हित संबंध न हो और ट्रस्ट में यदि उसका कोई संबंध न रखा गया हो, ट्रस्ट के रूप में संबंध हित संबंध न, मतलब उस कंपनी से कोई पर्सनल क्या हो हितैषी ना हो, तो ऐसे संदर्भ में वो ट्रस्ट वो क्या हो सकता है, सदस्य बन सकता है। तीसरा पॉइंट है, इस कानून के अमल से पहले, मतलब अगर मान लो ऐसा कानून बना कि गौण कंपनी शासक कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती, ये कानून जब भी बना होगा, लेकिन वो कानून बनने से पहले गौण कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद मिलने के बाद उन कंपनियों के बीच संबंध स्थापित हुआ हो, तब वो सदस्य माने जाएंगे, क्योंकि कानून बनने से पहले ही उनके बीच संबंध स्थापित हो गए थे, तो वो सदस्य गिने जाएंगे। अन्य संस्थाएं जैसे सहकारी कानून के अनुसार रजिस्टर्ड सहकारी मंडली समिति व अन्य कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं, जो रजिस्टर्ड हो ऐसी संस्थाएं अपने संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कंपनी के अंश खरीदकर सदस्य बन सकती है, चाहे वह सहकारी मंडली हो चाहे कोई भी संस्थाएं रजिस्टर्ड संस्थाएं हो, वो किसी भी कंपनी के अंश खरीदकर सदस्य बन सकती हैं।